मैं आप सबके सामने में एक नए वीडियो के साथ जो लिटरेचर का वीडियो है मैं उसको लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ। ये लिटरेचर की कड़ी का ये पहला वीडियो है हमारा। आज मैं लिटरेचर का वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आज मैं शुरू कर रहा हूँ +2 के जो बिहार बोर्ड के जो +2 का जो सिलेबस है उसका पहला पोएम है। टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहले से मैंने पोएम को लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार लिखता और मैं इसको एक्सप्लेन करता तो थोड़ा सा कठिनाई होती, तो मैं ये रखा हुआ हूँ। मैं आप सबको सजेशन दे रहा हूँ कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो आप इसको भी देख सकते हैं, और अगर आप अपनी किताब को खुला रखें तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये जो पोएम है इसके बारे में बता दूँ। ये जो पोएम है लिखा गया है जॉन डन के द्वारा, और जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल एज के और ग्रुप के सबसे बड़े पोएट हैं। जॉन डन का जो जन्म हुआ था 1572 में हुआ था, और उनका जो डेथ हुआ था 1631 में इनका डेथ हुआ था। तो ये इंग्लैंड के लंदन में एक जो रिच फैमिली थे, जो ट्रेडर्स की फैमिली थी, रिच रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित, यानी ईसाई धर्म का एक सेक्ट होता है रोमन कैथोलिक। तो रोमन कैथोलिक परिवार के एक खुशहाल घराने में इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जो परिवार था बेसिकली वो ट्रेडर्स थे, व्यवसायी थे। ठीक है। उन दिनों प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट होता है जो क्रिश्चियनिटी का, उसका बड़ा बोलबाला था इंग्लैंड में, प्रोटेस्टेंट्स, और एक होता है रोमन कैथोलिक। तो ये जो थे रोमन कैथोलिक के मानने वाले थे। और जो उस समय में था इंग्लैंड का जो समय था जो 1572 के बाद का जो समय था, वो समय बड़ा ही प्रोटेस्टेंट का दौर वाला समय था। बहुत ज़्यादा उनका उत्थान चल रहा था। चूँकि ये परिवार इनका जो था वो रोमन कैथोलिक था, इसके कारण इनको बड़ी दिक्कत हुई। जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री को कंप्लीट किए बिना इनको छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये रोमन कैथोलिक मत को मानने वाले थे। इस कारण से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। बाद में जाके इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और थियोलॉजी को इन्होंने पढ़ा। लॉ को स्टडी किया, कानून की पढ़ाई की, और थियोलॉजी मानव विज्ञान जो है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया और करके, और ये जो है धर्म से संबंधित जो होता है थियोलॉजी, जो धर्म शास्त्र वगैरह होता है, ये सब की इन्होंने स्टडी की। और उसके बाद वहाँ पर एक नोबल थे, बहुत ही पावरफुल नोबल थे, नोबल परिवार के लोग थे, जो पूर्व में राजा के परिवार से हुआ करते थे, लेकिन वो कहीं के या तो काउंट थे या अर्ल थे या ड्यूक थे, ऐसा कुछ बड़ा सा पद था। उस परिवार में इनको वहाँ पर सेक्रेटरी के तौर पर उनकी नौकरी हो गई। लेकिन वो नौकरी में रहते हुए इनको क्या हुआ कि इनको जेल जाना पड़ा। कारण ये था कि जिस परिवार में रहते थे, जो इनके पैटर्न थे, जो इनको तनख्वाह देते थे, जहाँ ये सेक्रेटरी थे जिस नोबल के, उनके ही एक भतीजी या भांजी थी, नीस कहा गया है, नीस से इनका लव अफेयर हुआ और ये सीक्रेटली मैरिज कर लिया। और ये जब बात लाइट में आई तो वहाँ के इनका जो पैटर्न थे, इनके जो नौकरी पे रखा हुआ था, उन्होंने इनको नौकरी से निकाला ही नहीं बल्कि इनको जेल में डाल दिया, जेल में रहे। तो नौकरी भी चली गई। बाद में जाके क्या हुआ कि ये जब 42 साल के थे तो 1615 का साल था, 1615 का साल था। और ये जब ये 42 साल के थे तो एंग्लिकन चर्च में इनको ऑर्डिनेशन के तहत इनको ना एक बड़ा सा चर्च में बड़ा सा पद दे दिया गया। ये प्रीस्ट हो गया वहाँ पर, ये सरमन हो गए, ये मतलब सरमन देते थे, प्रीचर हो गए ये। और ये जब प्रीच करने लगे, प्रवचन देने लगे, तो ये अपने ज़माने के सबसे बड़े प्रीचर हो गए इंग्लैंड में। बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में, अपने ज़माने के सबसे बड़े प्रीचर हो गए। ठीक है। इसके बाद बात आती है इनके कविताओं की। इनको पायोनियर कहा गया है। जो लिरिकल एंड सैटिरिकल जो पोएम होते हैं उनका एक जार होता है, या जनरा, जिनको कहते हैं जनरा या जार। तो ये जो है उस टाइप की पोइट्री के, ये जो है ना, ये एकदम बेहतरीन पोएट माने जाते हैं मेटाफिजिकल में। तो जो लिरिकल एंड सैटिरिकल जो पोएम होते थे वो उस ज़माने में उस ज़माने की उन पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कहा गया है। और मेटाफिजिकल पोइट्री में, अपने इस पोइट्री में इन्होंने पैट्रियार्चल ट्रेडिशन को तोड़ा था।
लव एंड सैटिरिकल पोएम में इन्होंने पेट्रार्च नाम के जो कवि थे, जो इटली के थे, उनका जो सोनेट लिखने का तरीका या ये जो चीज़ें थी उसको उन्होंने तोड़ा, या लिरिक्स लिखने का जो तरीका था उसको उन्होंने तोड़ा। जो स्टेंजा फॉर्म वो यूज़ करते थे उससे अलग। इन्होंने अपने कविताओं में कंसीट का बड़ा प्रयोग किया है, इंटेलेक्ट का बड़ा प्रयोग किया है। अब उस समय में अपने जो साइंस में डेवलपमेंट हो रहा था, ज्योग्राफी में जो डेवलपमेंट सब देखा जा रहा था, तो साइंस एंड ज्योग्राफी की चीज़ों को इन्होंने इंटेलेक्ट के तौर पे अपनी कविताओं में प्रयोग किया इन्होंने। और उससे क्या हुआ कि काफ़ी असरदार कविता हो गई, बहुत ही लॉजिकल भी लगती है इनकी कविताएं, बहुत ही बड़े मतलब इंटेलेक्ट का प्रयोग किया इन्होंने अपनी कविताओं में हार्स मीटर का प्रयोग किया, हार्स एंड स्ट्रेंट। ये कह सकते हैं कि ये एकदम बेहतरीन जो है उन्होंने अपनी कविताओं में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया, जिसके कारण इनकी कविताएं बहुत बेहतरीन होती हैं। तो अब हम सीधे आ जाते हैं इन्होंने लिखा है, इनकी रचनाएं जो हैं वो सोनेट्स एंड सेटायर्स हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैं, सेटायर्स एंड एलेजीज हैं, सरमन्स हैं। ये सब इनके कविताओं के अलग अलग जार हैं। ठीक है, तो मैं जरा बात कर लूँ इधर जो पोएम जिनका टाइटल है यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, परिस्थिति ये है कि एक मान लीजिए कि कवि हैं और उनकी वाइफ है या बिलवेड है, दोनों में से कोई है, और कवि को कहीं बाहर कहीं जाना है और वो जाना चाह रहे हैं, शायद लंबी जर्नी पे जाना चाह रहे हैं। एक बात मैं जॉन डन के बारे में बताना भूल गया कि वो 2 नेवल एक्सपेडिशन में भी भाग लिए थे। एंग्लिकन चर्च के ऑर्डिनेशन से पहले वो और वो जो नोबल के यहाँ नौकरी किया था उन्होंने, उनसे पहले ये 2 बार नेवल एक्सपेडिशन पे भी गए थे। नेवल एक्सपेडिशन में पानी के रास्ते, पानी जहाज पर देश विदेश का इन्होंने नई जगह पे जाने का काम किया था, खोजने के लिए नई दुनिया की खोज में जाते थे ये। तो 2 बार ये नेवल एक्सपेडिशन पे गए थे। तो मान लीजिए उसी प्रकार की कोई स्थिति है जहाँ ये बहुत दूर कहीं जा रहे हैं और इनकी परिस्थिति यह है कि इनके घर की जो वाइफ है या इनकी जो बिलवेड है वो इनको मना कर रही है, लेकिन फिर भी इनको चूंकि डेट डिसाइडेड है, फिक्स है, ये प्रोग्राम फिक्स है कि इनको जाना है। और जब ये जाना चाहते हैं तो इनके साथ क्या है कि इनको प्लीड किया जा रहा है, विनती की जा रही है, और ये अब अपनी तरफ से ये कुछ बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं जो जैसा कि लाइन है यहाँ पर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है कि ओ मेरी प्रिय, मैं नहीं जाता हूँ। अब देखेंगे ये कोलक्कियल टोन में है, बहुत ज़्यादा ये बोलचाल की भाषा में लगेगा कि ये बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं। और इस कविता में आप देखेंगे जो स्टेंजा जो ये इन्होंने जो राइम स्कीम यूज़ किया गया है, तो पहले लाइन का जो लास्ट वर्ड है गो, वो गो जो है जाकर के दूसरे लाइन से नहीं तीसरे लाइन के लास्ट वर्ड से मिल रहा है। तो यहाँ ए और बी, अगर पहला लाइन का लास्ट वर्ड दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से अगर मिलता तो ए होता, लेकिन चूंकि दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से नहीं मिल करके तीसरे लाइन के लास्ट वर्ड से मिल रहा है तो ए बी। फिर जो यहाँ ए बी आया और फिर ए, इसको फिर ए मानते हैं तो ए बी और ये बी है, तो बी ए बी और बी सी ए बी बी सी, और फिर यहाँ पर आई आ गया, बी सी के बाद डी, ए बी बी सी और डी आ गया, ए बी बी सी और यहाँ डी आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ डी और उसके बाद वेस्ट। तो यहाँ किसी से मिलना तो डी के बाद ई। ये स्टेंजा फॉर्म है इनका, इस प्रकार से लिखते हैं। इसी तरह से आप पैटर्न देखेंगे आगे इस पोएम में मिलेगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ मेरी प्रिय मैं नहीं जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब ये जाना से क्या इनका अर्थ है ये आगे इंटेलेक्चुअली समझाएंगे। कह रहे हैं कि मैं नहीं जाता हूँ फॉर वेयरनेस ऑफ दी, ये जो तुम्हारी थकान है, ये तुम रो करके अपना चेहरा सुजाली हो, थक गई हो, चेहरा उतरा हुआ सा है, उसको देख करके मैं कह रहा हूँ, उसके वास्ते मैं कह रहा हूँ फॉर वेयरनेस ऑफ दी, तुम्हारे इस थकान के वास्ते कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। ओ मेरी प्रिय मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, तुम्हारी थकान को देखकर उसके वास्ते मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉट इन द होप, ना ही इस उम्मीद से, इस आशा से कि जो जहाँ मैं जाऊँ, जिस दुनिया में, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में,
वो मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। क्या अच्छा दिखाएगा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट, ज़्यादा अच्छा मुझे अटेंशन और ज़्यादा अच्छा मुझे केयर मिलेगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा लव मिलेगा। आगे कहते हैं कि ए फिटर लव फॉर मी, मुझे जो प्यार तुमसे मिलता है, जो मुझे केयर मिलता है, उससे कुछ ज़्यादा अच्छा जो केयर एंड लव मुझे मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं आशा है। हाँ, नॉट इन द होप, ना ही इस आशे से अगर मैं जाऊँ तो दुनिया जहाँ जिस जगह पे जाऊँ, जिस धरती, जिस इलाके, जिस क्षेत्र में जाऊँ, तो वहाँ मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा केयर करे, देखभाल करे या प्यार करे, ऐसा कोई मिले। ए फिटर लव, जितना फिट यहाँ मुझे मिलता है, जितना सूटेबल, उपयुक्त जो प्यार मुझे यहाँ मिलता है, उतना उससे ज़्यादा उपयुक्त प्यार मेरे लिए हो वो। अब यहाँ आप देखेंगे मी का स्पेलिंग जो ओल्ड इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लिश है मी, ये इनका अपना स्टाइल होता था। फिर मेटाफिजिकल पोइट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी है एम ई मी, जो मॉडर्न स्पेलिंग होता है उसको एम डबल ई मी। कई जगह आप देखेंगे इनके पोइट्री में कहीं पर सन का स्पेलिंग एस यू डबल एन ई की जगह एस यू एन की जगह एस यू डबल एन ई होता है। अगर आप देखें आगे, बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि मैं, दैट आई कि मैं, लेकिन चूंकि मैं कि मैं, लेकिन चूंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट। अब ये अपने तरफ से ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, या अपने तरफ से ये इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लेकिन चूंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट, कि हर इंसान मरता है तो मैं भी मरूंगा। इट इज बेस्ट, मस्ट डाई, दैट आई मस्ट डाई, कि मैं कभी ना कभी तो मरूंगा, निश्चित है। मौत जो है, डेथ जो है वो फाइनल है। हर किसी के लाइफ में फाइनल जो इंसिडेंट होना है या इवेंट होना है वो डेथ है। तो फाइनल इंसिडेंट वो है, तो मस्ट डाई एट लास्ट, तो आखिर में, अंत में मुझे मरना है, तो इट इज़ बेस्ट। तो सबसे अच्छा तो ये है कि इट इज़ बेस्ट, तो सबसे अच्छा ये है टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने तरफ से कुछ मजाक कर लूँ, कि अपने ऊपर कुछ मजाक कर लूँ। मरना तो है, तो मैं ऐसा कह लूँ, क्या कह लूँ कि सबसे ज़्यादा दुख तो होना चाहिए मौत पर, होना तो चाहिए। जुदाई में, सेपरेशन में, हाँ, डिपार्चर, किसी के डिपार्चर पे तो इतना दुख नहीं हुआ जितना कि डेथ पर होता है। तो मैं अगर डेथ की बात करूँ तो डेथ तो फाइनल है, और ये होता है, इंसान एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर डेथ होता है तो सबसे बड़ा जो बिछड़ना होता है वो डेथ में होता है। ये तो फाइनल सेपरेशन है। कम से कम जिंदा रहता है आदमी तो कम से कम वो तो कम से कम रिटर्न आने का तो चांस रहता है। ये कहना चाह रहे हैं कि रिटर्न आने का तो चांस होता है, लेकिन डेथ जो होता है फाइनल होता है। लेकिन फाइनली कोई जब पास अवे हो जाता है, जब चला जाता है, सेपरेट हो जाता है, या हमेशा के लिए चला जाता है, हम सबको लीव अवे कर जाता है, तो तब भी हम अपने को ढालस देते हैं। हमारे नियर वन या डियर वन कभी सेपरेट होते हैं हमेशा के लिए, या पास अवे होते हैं, हमेशा के लिए चले जाते हैं। वही कह रहा है कि मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट। तो जैसा कि मैं कभी ना कभी मरूंगा, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने ऊपर एक मजाक कर लूँ। टू यूज, तो अपने ऊपर ये मजाक का इस्तेमाल कर लूँ, टू यूज करूँ, हाँ, इस्तेमाल करूँ माई सेल्फ, मैं अपने आप को, हाँ, अपने आप में, इन जेस्ट, कि अपने आप में मजाक कर लूँ, अपने ऊपर मजाक ले लूँ। क्या लूँ? दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई, ये जो मौत जब मरते हैं, जो नकली मौत मरते हैं, उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि असली मौत मर लें। ये जो अभी कहना चाह रहा है, ये कि जो अभी आप अपनी बिलॉवेड को कह रहे हैं, या अपनी वाइफ को, या जो भी है उनको कह रहे हैं कि ये जो रो रो करके बुरा हाल कर लिया है, अभी जो इतना पेन एंड सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो ये एक तरह का डेथ है, एक तरह का मौत। ये तो नकली मौत है। इससे तो अच्छा है कि असली मौत की बात कर ले, उस पर कुछ मजाक कर ले, ठीक है। ये कुछ तरह से कंसोल करने की, ऐसा कह के उनको एक इंटेलेक्चुअल टीजिंग जो होता है, ब्रेन का जो टीजिंग होता है, वो करके उसको किसी तरह सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है 10 बाई फेंट डेथ, और इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार बाई फेंट डेथ, नकली मौत से, टू डाई, कि जो नकली मौत से जो मरना है, उससे तो अच्छा है कि असली मौत की बात कर लें, उस पर कुछ मजाक कर लें, ठीक है। यस्टर नाइट यानी पिछली रात, लास्ट नाइट। यस्टर नाइट ये उस समय में इन्होंने यूज किया था वर्ड को, लेकिन ऐसे अगर हम मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखें तो उसको कहेंगे प्रीवियस नाइट। यस्टर नाइट यानी लास्ट नाइट। द सन वेंट हेंस, कि पिछली रात सूरज यहाँ से गया, हेंस यहाँ से गया। एंड येट इट इज हियर टुडे, लेकिन आज फिर यहाँ उपस्थित है। कि पिछली रात मैंने देखा कि शाम को सूरज पश्चिम में जाकर डूब गया, लेकिन फिर आज सुबह देख रहे हैं आज यहाँ उपस्थित है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सेपरेशन है,
जो हम जा रहे हैं यहाँ से, वो ऐसा ही है जैसे सूरज आज शाम में डूबता है, अगले दिन सुबह में यहाँ दिखाई पड़ता है। बहुत कम है, कुछ पल के लिए ओझल होते हैं, नज़र से ओझल होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ही हैड नो डिजायर, अब यहाँ ही का प्रयोग किया है सन के लिए। ही नॉन लिविंग, सन जो है नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूज किया है सन। ही हैड नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है। किसके पास? सूरज के पास। यहाँ ही रेफर किया सन को। ही हैड नो डिजायर, उसके पास कोई, जबकि वो जो गया यहाँ से, सूरज जो गया यहाँ से, ही हैड, तो वो जो गया ना, तो इस डिजायर के साथ नहीं गया, उसके पास ये इच्छा नहीं थी। नॉर सेंस, और ना ही उसके पास सेंस थी, बुद्धि थी। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसका जो रास्ता है यहाँ चलने का, जाने का, या डिस्टेंस कवर करने का जो रास्ता है, नॉट सो शॉर्ट अवे, कि जो रास्ता हमारा है उससे कहीं छोटा रास्ता नहीं है, उसका बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत लंबी दूरी कवर करना होता है। फिर भी फिर भी ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ से गया, जबकि हमसे बड़ा रास्ता है, जो डिस्टेंस मैं कवर करने जा रहा हूँ, मैं जो जर्नी टेक करने जा रहा हूँ, या फिर मैं जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ, उसकी जो दूरी है, उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करके सूरज आज फिर मौजूद है, यहाँ पर उपस्थित है। जबकि उसके पास बुद्धि नहीं है, तब फिर वापस, जब उसकी इच्छा नहीं थी, हाँ, अलग से इच्छा लेकर नहीं गया तक मैं फौरन लौट के आ जाऊंगा, क्योंकि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे साथ तो है कि नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही मेरा कोई रास्ता उतना, उसका रास्ता कुछ हमसे ज़्यादा छोटा था। देन फियर नॉट मी, तो अब ये बात को देखते हुए कि जैसा कि सूरज लौट के आ गया, तो मेरे ऊपर फियर मत करो। देन यानी तब, फियर नॉट, अब डरो मत, मी, कि मेरे ऊपर मत डरो, ऐसा मत, मेरे इस जर्नी से, मेरे सफ़र से जो मैं करने जा रहा हूँ, हाँ, इस जो मेरा जो ये सेपरेशन है, जो कुछ देर के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, उसके लिए डरो नहीं, बट बिलीव मी। अब बिलीव का स्पेलिंग आप देखेंगे बदला हुआ है, ये उस समय का, ये मिडिल इंग्लिश है, बट बिलीव मी, बिलीव डैट, लेकिन आप विश्वास करें, डैट आई शैल मेक, ये भरोसा करें कि मैं, आई शैल मेक मतलब मैं करूँगा, क्या करूँगा? स्पीडियर जर्नी, मेक स्पीडियर जर्नी, कि मेरा भरोसा करें कि मैं जो जर्नी में जाऊँगा तो वो स्पीडियर होगा, ज़्यादा स्पीड वाला होगा। अब किसके अपेक्षा तुलना हो रहा है? तो सूरज की अपेक्षा, कि सूरज जो गया उससे ज़्यादा स्पीड से मैं जाऊँगा। अब सूरज के बारे में कहा है कि उसको डिजायर नहीं था, इच्छा नहीं थी, और उसको ऐसा सेंस भी नहीं जैसा कि हमारे पास है। इच्छा किस बात की? तो इच्छा इस बात की कि सूरज जो होता है, सूरज का परिवार नहीं होता है, लेकिन हमारा तो परिवार है। तो स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, और मैं चूँकि ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा, उसके अपेक्षा ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा, मैं अपनी जर्नी में ज़्यादा रफ्तार रखूँगा, स्पीड रखूँगा, और उस स्पीड को रखते हुए मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूँगा, मेक करूँगा, और फिर मैं लौटूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब यहाँ स्पर जो इन्होंने कहा है, ये इंटेंशन को कहा है, एक्चुअली ये पन का प्रयोग किया गया इस पोएम में ना। यहाँ पर पन एक तरह का कटाक्ष होता है, कटाक्ष का इन्होंने प्रयोग किया। मोर विंग्स, अब यहाँ पर कह रहा मैं जो जाऊँगा तो मेरे पास ज़्यादा पंख है, विंग है। विंग मतलब यहाँ पर है कि हम जो जाएँ, मैं जो जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारी इच्छाएँ हैं। विंग यहाँ पर इच्छाओं की उड़ान के बारे में कहा गया, पंख को कहा गया। तो मोर विंग्स एंड स्पर, और जो इंटेंशन है मेरा, मोटिव है, स्पर का मतलब यहाँ पर मोटिव, इरादा या इच्छा, मोटिव, उद्देश्य कहेंगे, मोटिव, MOTIVE, मोटिव। तो मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही कौन? तो वो जो सन था, सूरज है ना, उसकी अपेक्षा मैं ज्यादा पंख लेकर के। अब पंख किस बात का है? अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की, आशाओं की। तो यहाँ पर मतलब मेटाफर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो विंग्स हैं, तुलना किया गया किससे? आकांक्षाओं या आकांक्षाओं से किया गया है, अपने विशेष से किया गया। यहाँ विंग्स से मतलब विशेष है, तो मेरे पास ज़्यादा विशेष है, ज़्यादा आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशंस हैं एंड स्पर्स, और मेरे ज़्यादा उद्देश्य हैं, मोटिव हैं देन ही, जैसा कि सूरज के पास था। तो उनकी अपेक्षा मेरे पास ज़्यादा आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि मैं, और ज़्यादा मेरा उद्देश्य भी कुछ उनसे ज़्यादा बढ़ के है, तो मैं ज़्यादा रफ्तार से आऊँगा। इस पर ऐसे घोड़ा पर जो घुड़सवार बैठता है, तो पैर से साइड से उसके पेट के साइड में मारता है, ताकि घोड़ा की स्पीड बढ़े, घोड़ा तेज से चले, तेज से दौड़े। तो उसके लिए स्पर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है पन का प्रयोग किया इन्होंने। तो
अब आगे कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। कह रहा ओ हाउ, कि कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है, इज मतलब है, कितना कमज़ोर है मैंस पावर। ओ कितना कमज़ोर है इंसान की शक्ति। इंसान शक्ति के मामले में कितना कमज़ोर है। इंसान के पास बहुत शक्ति नहीं है, बहुत कुछ उसकी इच्छा के अनुरूप काम होता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कि डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि कभी ऐसा होता है कि कभी कोई एक अच्छी घटना घटती है, तो जरूरी नहीं कि आगे भी घटना अच्छी घटती जाए, ऐसा नहीं होता है। कि इंसान का जो क्षमताएं हैं, जो इंसान के साथ जो होता है, उनका जो फेट या जो डेस्टिनी में कुछ बातें लिखी होती है, वो हमेशा अच्छा होना लिखा नहीं होता है। कि कभी एक बार अच्छा हुआ तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छा होगा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टाइम है वो भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी एक बार हुआ और बहुत बहुत सालों तक, बहुत बहुत दिनों तक कोई अच्छी घटना उसके साथ होती नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं, रेफर कर रहे हैं कि हम सब साथ में थे। अब ये नहीं कि अब हमेशा साथ ही रहेंगे, हमेशा कुछ तो जुदाई होगी, कुछ ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये कहना चाह रहे हैं कि कितना कमज़ोर है आदमी की शक्ति। अगर कोई अच्छा सा फॉर्चून, अच्छी किस्मत अगर कभी साथ देती है, फॉर्चून फॉल होता है, कभी अच्छी किस्मत साथ देता है, तो कैन नॉट एट अनदर आवर। ये दूसरा जो आवर है, दूसरे घंटे में, अगर एक घंटे में कोई अच्छी सी घटना हो गई, अच्छा कुछ लक साथ दे दिया, लक ने अच्छा कुछ काम कर दिया, तो ये नहीं कि फिर अगले घंटे में, अनदर आवर में, दूसरे आवर में ऐड कर देगा। ऐड का स्पेलिंग यहाँ बदला हुआ है, ADD ऐड होगा, ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए डबल ऐसा लास्ट में ई लगा हुआ। तो कैन नॉट ऐड, एक अच्छी घटना के बाद फिर दूसरे घंटे में भी, अगले पल में भी हम आशा करें कि अच्छा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी सेंस में वो कह रहे हैं कि इंसान की जो शक्ति है बहुत कमज़ोर है, आदमी बहुत लाचार है, इंसान बहुत लाचार होता है। आगे कह रहे हैं, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल। अब देखिए कि कोई जो वक्त चला गया, व्हेन द टाइम इज पास्ट, अगर वक्त गुजर गया तो गुजर गया, फिर वो वापस नहीं आता है, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता है। तो नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो गुजर गया समय उसको हम वापस रिकॉल करना चाहेंगे, वापस लाना चाहेंगे, फिर से कॉल करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। नॉट, ना ही अ लॉस्ट आवर, एक बीता हुआ समय। आवर का स्पेलिंग आप देखेंगे HOURE लिखा हुआ है, तो लास्ट का जो ई है, इस ई का आवाज नहीं, मतलब ये जो है ओल्ड इंग्लिश है, तो आवर जब कहेंगे मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से HOUR कहेंगे, आवर। तो नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, तो हम पीछे जो बीता हुआ समय है उसको हम रिकॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते हैं। बट कम बैड चांस, तो कोई घटना घटा और हम देखे वो गुजर गया, दूसरा घंटा में हम चाहेंगे कि हो जाए, नहीं होता है। और फिर वो जो बीता हुआ जो कुछ अच्छी घटना घटी थी उसको हम वापस करना चाहें तो नहीं आता, और उसके बदले में क्या आ जाता है, ए बैड चांस, बट कम, लेकिन आता है बैड चांस, कि बुरा कोई सगुन आ जाता है, बुरा समय आ जाता है, बुरा सगुन आ जाता है। बट कम बैड चांस, कि कोई बुरा समय आ जाता है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते हैं और सोचते भी नहीं कैसा हो सकता है हमारे साथ, तो वो हो जाता है हमारे साथ। तो इतना कमजोर है इंसान, मानव जो है इतना कमजोर बनाया गया है। एंड वी ज्वाइन का स्पेलिंग JOIN होता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश है। एंड वी ज्वाइन, वी का भी स्पेलिंग WEV होगा। एंड वी ज्वाइन टू इट, और हम ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, टू आवर स्ट्रेंथ, जो हमारी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके ज्वाइन करते हैं, मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, शक्ति लगाते हैं, दम लगाते हैं। किस मामले में लगाते हैं, एंड वी ज्वाइन, और हम लोग शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, टू इट, इसमें शामिल होते हैं, आवर स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति में हम शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, एंड वी टीच इट, और हम इसे सिखाते हैं। किसे सिखाते हैं, तो अपनी किस्मत को, अपने आप को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, आर्ट एंड लेंथ, एक कला सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं, एंड लेंथ, एक हद तक सिखाते हैं। आर्ट एंड लेंथ मतलब एक कला एक हद तक सिखाते हैं, एक समय तक, एक अंतराल तक सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, एक हद तक सिखाते हैं, कि ये सिखाते हैं कि अगर कोई एक गुड फॉर्चून हमारे ऊपर फॉल हुआ, अच्छी किस्मत ने साथ दिया, तो अगले पर फिर वो नहीं साथ देगा। कभी एक बार हुआ और वो जो अच्छा पल कभी गुजरा है मेरे साथ, तो हम बुलाना चाहें तो नहीं आता है, बदले में उसकी जगह पर दूसरा कोई बैड चांस आ जाता है। तो इस कारण से हम अपने आप को सिखाते हैं कि परिस्थिति के अनुसार कैसे अपने को ढालें, कैसे उसका सामना करें, मुकाबला करें, ठीक है, अपने को विश्लाइक बनाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को, एंड वी टीच, और हम सिखाते हैं, इट मतलब इसे क्या, अपने मन को, आर्ट एंड लेंथ, इट यहाँ पर रेफर किया गया, अपने मन को, अपने सेंस को, अपने बुद्धि को, अपनी परिस्थिति से लड़ने के लिए या उसका सामना करने के लिए, बहादुरी से सामना के लिए, फेस करने के लिए सिखाते हैं। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, व्हेन देन
when thou sighest not wind, कह रहा कि itself over us to advance। तो हम सिखाते हैं अपने आप ये हमारे ऊपर एडवांस कर जाए, लागू हो जाए, क्या हो जाए, ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है यहाँ। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, का हम सिखाते हैं कुछ कला अपने आप को एक हद तक सिखाते हैं। itself over us, itself ये खुद से ही, over us to advance, ये हमारे ऊपर एडवांस न कर जाए, बहुत आगे न चला जाए। ये खुद भी सिखाते हैं ऐसा कला कि ये खुद ब खुद हमारे ऊपर एडवांस न कर जाए, हाँ, और ये खुद ब खुद ये पास कर जाए, गुजर जाए। कहा जाता है कि जो वक्त गुजर गया, अब ये मुसीबत का समय में ये भी गुजर जाएगा। जो समय गुजर गया तो गुजर गया, लेकिन ये जो समय है मुसीबत का समय, ये भी गुजर रहा है। अब तो हम अपने आप को सिखाते हैं कि itself over us, ये जो खुद है over us, जो हमारे ऊपर है, टू एडवांस, ये भी गुजर जाएगा। जो मुसीबत का समय है, जो दुख का समय है, वो भी हमारे ऊपर से गुजर जाए। अब आगे कह रहा, ये फिर कंप्लेन है यहाँ पे कि when thou sighest, अब यहाँ अपने बिलोवेड को, प्रियसी को कह रहे हैं, when thou sighest, जब तुम आह भरती हो, sighest not wind, कि तुम हवा सांस में लेते हुए सांस छोड़ती नहीं हो, हवा को नहीं। जब हम सांस लेते हैं, आह भरते हैं, तो अंदर सांस जाता है और लंबी लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस, लंबे देर तक सांस रोक करके फिर लंबी सांस छोड़ते हैं। तो हवा को उसमें भी ब्रीथ इन होता है और ब्रीथ आउट होता है। इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं एयर को। तो हवा का ही शरीर के अंदर जाना होता है, लंग के अंदर, और फिर उसे लंग से बाहर होना होता है। तो साई है आह भरना। आह भरना जो है उसमें विंड का ही काम होता है, हवा का ही काम होता है, एयर का ही काम होता है। तो विंड हमारे अंदर जाता है और विंड हमारे अंदर से बाहर आता है। कह रहा व्हेन thou sighest, जब तुम आह भरते हो, sighest not wind, कि तुम हवा को सांस नहीं लेते हो या छोड़ते नहीं हो, but sighest my soul away, और जब तुम सांस, लंबी सांस लेकर के जब रोक कर कभी छोड़ते हो, ठीक है, आह भरने में जब छोड़ते हो, तो हवा को नहीं छोड़ते, अपने सांस के जरिए विंड को नहीं निकालते हो बाहर, एयर को नहीं निकालते हो बाहर, तुम क्या निकालते हो, तो मेरी आत्मा को बाहर निकालते हो। यानी ये कहना चाह रहे हैं उसको कि जब तुम रोते हो ना, तुम्हारा दिल दुखता है या हमारे सामने विलाप करते हो, तो ये इतना दुख होता है, मुझे लगता है कि तुम अपने शरीर से मेरी आत्मा को निकाल के बाहर कर रहे हो, ऐसा ही लगता है। और उससे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मुझे दूर कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि तुम मेरे लिए रो, मेरे लिए विलाप करो और उस विलाप में मुझे ही दुख दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं व्हेन thou weepest, जब तुम रोते हो, व्हेन मतलब जब, thou weepest, तुम जब रोते हो, तुम, thou मतलब तुम, weepest तुम रोते हो, जब तुम रोते हो, unkindly kind, तुम बहुत ही निर्दयता भरी दया कर रहे हो। जब तुम रोते हो तो तुम निर्दयता भरी, क्रुएल्टी से जो प्रेरित जो चीज़ होती है वो वाला दया कर रहे हो, क्रुएल्टी वाली दया कर रहे हो, क्रुएल्टी हमारे पर डाल रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार से भरा हुआ जो है दया कर रहे हो। अब किसी के ऊपर अत्याचार से भरा हुआ दया किया जाए तो बहुत अत्याचार किया जाएगा उसके ऊपर। तो वही कह रहा है, जब तुम रोते हो तो मेरे ऊपर तुम बहुत ही अनकाइंडली काइंड होते हो, अत्याचार वाला दया कर रहे हो, कि अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर। ये कहने का मतलब है कि माई लाइफ्स ब्लड डॉट, ठीक है, कि मेरे जीवन का जो खून है, मेरी जिंदगी का जो खून है, माई लाइफ्स ब्लड डॉट मतलब डज मतलब होता है, डॉट से मतलब डज, डीके मतलब सड़ जाता है, गल जाता है, क्षय होता है, बर्बाद होता है। डीके मतलब क्षय होना, बर्बाद होना, नाश होना। तो तुम्हारे इस रोने से तुम ऐसा मेरे ऊपर अत्याचार करते हो कि हमारे जीवन का जो खून है, मेरे जीवन का जो खून है वो क्षय होता है, उसका नुकसान होता है। डज डीके, क्षय होता ही है, जोर देगा, डज डीके होता ही है, इसको मॉडर्न इंग्लिश में डज पढ़ेंगे, DOES, डज डीके, यानी डॉथ डीके मतलब होता ही है। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे लिए तुम नुकसान करो मेरे ऊपर। आप कहो कि तुम रोते हो तो मतलब एक तरह से प्यार दिखाते हो, दया करते हो, लेकिन उल्टा ही हो रहा है, मेरे ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे मेरा खून शरीर का जल रहा है, दुख होता है मुझे, दुख ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे शरीर का खून जलता चला जा रहा है। तो ये दया नहीं है, ये अनकाइंडनेस है, ये क्रूएल्टी है जो कमिट करते हो आप मेरे ऊपर। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है। बी का स्पेलिंग BEB होगा, जो बी डबल ई दिया हुआ है। दैट दाउ लवेस्ट मी, अब जैसा कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दैट कि दाउ मतलब तुम, कि तुम लवेस्ट मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहते हो, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहते हो। सेस्ट मतलब सेज, यू से होगा यहाँ पर, यू से, जैसा कि तुम कहते हो। एज मतलब ऐसा, जैसा कि कहते हो।
इफ इन दाइन, और अपने इस प्यार में, इफ इन दाइन, और अपने इस प्यार में, माई माई लाइफ, और अपने प्यार में माई लाइफ, मेरा जीवन दाउ वेस्ट, तुम बर्बाद करते हो। और अगर तुम मुझसे प्यार करते, जैसे तुम कहते हो मुझसे प्यार करते हो, और जब प्यार करते हो तो अपने इस प्यार में मेरा जीवन क्षय करते हो, दाउ वेस्ट, तुम बर्बाद करते हो। अगर अपने प्यार में, इफ इन दाइन, तुम अपने में मतलब दाइन, मतलब दाइन रेफर्स टू लव, कि तुम्हारा जो लव है, प्यार है, उसमें तुम मेरे जीवन का क्षय कर रहे हो, तो माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम मेरे जीवन को क्षय कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तब तो तुम बहुत अच्छी हुई। यही है कॉलेक्टिव टोन, बातचीत के अंदाज में, देखा ना। और ये इंटेलेक्चुअल टीजिंग भी है, बुद्धि का प्रयोग करके, कितना जबरदस्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अब ये पन है, यहाँ पर भी कंसीट का प्रयोग कर रहे हैं कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ये सेटायर है, सॉरी मैंने कहा पन नहीं है, ये सेटायर है। तो ये कटाक्ष है कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तब तो तुम मेरी बहुत अच्छी हुई, बड़ी अच्छी प्यारी, बिलवेड हुई, बहुत प्यार करती हूँ। यानी कहने का मतलब जस्ट उल्टा है, रिवर्स है, या आयरनिकल टोन में कहा गया है। जो कह रहे हैं उसका मीनिंग जस्ट उल्टा है, लगता है कि प्रेज कर रहे हैं, लेकिन रियली उसका उल्टा मीनिंग हो रहा है कि उसको हम कहीं ना कहीं हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, दाउ आर्ट, आर्ट्स मतलब आर, अभी मॉडर्न इंग्लिश में आर, दाउ को यू बनेंगे, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तब तो तुम मेरी बहुत ही अच्छी प्रियसी हुई, या बिलवेड हुई, या वाइफ हुई, जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो या आप कर रही हैं। लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हर्ट, लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हर्ट फोरथिंग मी एनी इल। आगे कहा जा रहा है कि तुम अपने इस परसीविंग हर्ट से, अपने दिल से, अब यहाँ जो डिवाइनिंग यूज किया गया है, डिवाइनिंग तो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिवाइनिंग से मतलब है परसीविंग, या सोचते हुए, पहले से एडवांस में कुछ सोचते हुए, जो सोचते हैं। यहाँ पर पन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर डिवाइनिंग, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर कटाक्ष के लिए इस्तेमाल किया गया, कटाक्ष किया जा रहा है, हाँ, कमेंट किया जा रहा है, तंज किया जा रहा है कि लेट नॉट दाई मतलब तुम्हारा, तुम अपने उस हर्ट को, अपने दिल को, जो पहले से सोच रहा है, एडवांस से सोच रहा है, उसको ऐसा मत करने दो। क्या करने दो कि फोर थिंक, यानी पहले से ऐसा सोच लो मेरे बारे में, ये नहीं इल, कि मैं मेरे बारे में पहले से कुछ ऐसा सोच लो जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। फॉर थिंक मी, फॉर थिंक मतलब पहले से सोचना। तो मैं फिर से दोनों लाइन का मीनिंग बता देता हूँ कि लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हर्ट, लेट नॉट मतलब नहीं होने दो, दाई मतलब तुम्हारे अपने, डिवाइनिंग हर्ट अपने उस हर्ट से, जिस हर्ट से तुम परसीव कर रहे हो, पहले से एडवांस में कुछ सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाने वाला है, हो जाएगा, कि अगर मैं कहीं यहाँ से बाहर जाऊँ तो कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो ऐसे इस दिल से जिससे तुम सोच रहे हो उसको ऐसा सोचने मत दो, नहीं करने दो। फॉर थिंक कि पहले से एडवांस से मत सोचो, फॉर थिंक, फॉर मतलब पहले, थिंक, फॉर थिंक मतलब पहले से ऐसा मत सोचो, एडवांस से मत सोचो, मी एनी इल, ऐसा सोच करके मेरे बारे में बुरा मत सोचो, हाँ, कि ऐसा बुरा सोच मेरे बारे में मत सोचो पहले से ही, ठीक है। अपने से उस दिल से, जिस दिल में तुम हमारे लिए प्यार रखते हो, उस दिल से तुम ऐसा एडवांस में सोच रहे हो, परसीव कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा मत सोचो मेरे बारे में कि कहीं कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे लिए बुरा मत सोचो, बुरा सगुन की बात मत करो, शुभ शुभ बोलो। ये कहने का मतलब है कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कि जो भाग्य है, तकदीर है, मे टेक, वो अपना पार्ट ले लेगा, दाई पार्ट मतलब तुम्हारा फेवर करेगा, मे टेक दाई पार्ट, वो तुम्हारा ही फेवर करेगा, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारी तरफ से वो, हाँ, देखभाल करेगा, केयर करेगा तुम्हारी तरफ से। डेस्टिनी जो है, किस्मत जो है, हमारा किस्मत या तुम्हारा किस्मत, चूँकि तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है, तो तुम्हारी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, हाँ, तकदीर है, वो हमारे, हाँ, वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से फेवर करेगा हमारा। दाई पार्ट तुम्हारे जगह पर वो हिस्सा ले लेगा, तुम्हारी जगह पर वो तुम्हारा हिस्सा ले लेगा, तुम्हारा भाग ले लेगा। तुम्हारा कहने का मतलब भाग लेना मतलब है तुम्हारी तरफ से फेवर करेगा, वो जो डेस्टिनी है वो तुम्हारी तरफ से वो फेवर करेगा। जो तुम मेरे लिए कर रही हो, रोध हो करके, कि मेरे लिए चाहती हो शुभ शुभ हो जाए, यही काम जो तकदीर है वो हमारे लिए या तुम्हारे लिए कर देगा, ठीक है। एंड मे, और ऐसा हो जाए कि दाई फियर्स फुलफिल, और ऐसा हो जाए कि तुम्हारी जो फियर्स हैं, जो डर हैं, वो फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। कहने का मतलब ये कि जो तुम्हारा डर है कि ऐसा कुछ ना हो, कहीं ऐसा हो ना जाए, तो वो चीज़, हाँ, नहीं हो, ऐसा हो कि मे दाई फियर, कि वो जो तुम्हारा डर है वो, हाँ, ना हो, ऐसा कि अच्छा रहे, अच्छा हो,
वो चीज़ हो जाए कि तुम्हारा कि मैं कि हो जाए दाई फियर्स फुलफिल कि। तो यहाँ पर ये भी एक सेंस है कि अगर तुम ऐसा ना हो कि नहीं सोचोगे, बुरा ही सोचते रहोगे, तो ऐसा ना कि कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, इसलिए ऐसा सोचना, बुरा सोचना मेरे बारे में अच्छी बात नहीं है कि कहीं ऐसा सोचो कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा एंड मेक दाई फियर्स, और जो तुम्हारा फियर है वही चीज़ फुलफिल हो जाए। जो तुम्हारा डर है दिल के अंदर वह कि कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ से जाऊँ कहीं तो कुछ हो जाएगा, तो वैसा ही कहीं हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए कह रहा है यहाँ की फोर्थ थिंक मी नॉट, कि मेरे बारे में कुछ बुरी बात मत सोचो। पुट थिंक दैट वी, और थॉट में ये डालो कि अपने मन में ये विचार डालो कि हम लोग आर बट टर्न असाइड, तकदीर में या अपने मन में ये बात डालो कि सिर्फ हमारी जो तुम्हारी जुदाई है कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, तो वो इतना ही है कि हम समझो कि एक ही जगह पर है, हमारा चेहरा उस तरफ है, तुम्हारा चेहरा उस तरफ है, एक ही जगह है कि हमने अपना करवट बदल लिया, इस तरफ है कर लिया मैंने चेहरा, और तुमने अपना चेहरा उधर कर लिया। यहाँ बैठे हुए भी हैं तो अपना चेहरा मैंने उस तरफ कर लिया और तुमने अपना चेहरा उस तरफ कर लिया। तो एक ही जगह है लेकिन दोनों का चेहरा जो है अलग अलग डायरेक्शंस में है, ऐसा समझो। बट टर्न ए साइड टू स्लीप, कि अगर हम सो रहे हैं समझो, तो सो रहे हैं तो बिस्तर पर जैसा होता है कि एक आदमी अपना करवट उस तरफ किया हुआ है, चेहरा उस तरफ किया हुआ है, दूसरा आदमी अपना चेहरा उस तरफ किया है, समझो कि ऐसे ही है हमारी जो जुदाई है तुमसे, कुछ इतनी ही देर के लिए ऐसे ही है, जैसे कुछ देर के लिए करवट बदलते हैं तो चेहरा उस तरफ होता है या उसका चेहरा उस तरफ होता है, ऐसा है। दे हु वन नो द कीप, और वो लोग जो एक दूसरे को रखते हैं अलाइव, यानी जिंदा से मतलब कोई एक दूसरे को रखते हैं दिल के अंदर जिंदा, कि चाहत के जब दिए जलाए रहते हैं अपने दिल में, एक दूसरे की यादें अपने दिल में लिए रहते हैं तो दिल में जिंदा रहते हैं। दोज हु वन अनदर कीप, और वो सब जो दिल के अंदर रखते हैं अलाइव, मतलब प्यार को जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी उसको छोड़ नहीं दिया जाता है, कभी किस्मत उसको छोड़ता नहीं है, वो कभी उसको ठुकराता नहीं, तिरस्कार नहीं करता, वो हमेशा साथ साथ रहता है। किस्मत भी ऐसा भी इतना भी क्रूएल नहीं होता कि आदमी किस्मत उसको छोड़ देता है। तो इसी के बाद मैं अपनी बात को पूरा करना चाह रहा हूँ। लास्ट में एक लाइन और कहना चाह रहा हूँ। ये जो मेटाफिजिकल पोएट जो होते हैं, ज़्यादातर जो देखा गया कि उनकी जो कविताएं होती है उसमें वो जो वो थीम होता है वो ऑर्डिनरी प्यार की नहीं बात करते हैं, वो हेवनली लव की बात करते हैं। द लव ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स गॉड और गॉड्स लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ये जो स्पिरिचुअल लव की बात होती है, फिजिकल लव या ऐसे कोई ह्यूमन लव से एसोसिएशन वाले जो लव की बात होती है वो नहीं होता, वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल लव की बात होती है।